तो मुंबई बम धमाकों में आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाने वाला है। टाडा कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था उसके खिलाफ तमाम लोगों ने अपील की थी और आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा उसका सिलसिला ये है कि सबसे पहले जिन लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी उनकी किस्मत का फैसला होगा और उसके बाद जिन लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है उन पर फैसला आएगा और उसके बाद बाकी 100 लोगों के ऊपर फैसला आएगा जिनको 10 साल तक की सजा हुई है। उसके बाद सीबीआई की ने जिन लोगों के खिलाफ अपील की है उनके ऊपर फैसला होना है और रिहा हुए लोगों के खिलाफ जो सीबीआई की अपील है उन पर फैसला आएगा। और छठे चरण में आर्म्स एक्ट पर जो फैसला है, जिन लोगों ने हथियार रखने के जो लोग दोषी पाए गए थे उन पर फैसला होना है, जिनमें संजय दत्त भी शामिल हैं। तो इस तरीके से ये फैसला होगा तो ये माना जा रहा है कि 2 से 3 घंटे का वक्त इस पूरी कार्रवाई में लगेगा। पहले फांसी, फिर उम्र कैद, उसके बाद 3 से लेकर 10 साल तक की सजा, उसके बाद अपील, जिन लोगों ने अपील की है अपने फैसले के खिलाफ, उसके बाद जिन लोगों को बरी कर दिया गया है उन पर सीबीआई ने जो अपील की है उनके पर, और उसके बाद जो आर्म्स एक्ट के मामले हैं उन पर फैसला होगा। तो ये एक सिलसिला है, 2 से 2.5 घंटे इस पूरे मामले पर लगेंगे। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान, हमारे रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं। प्रभंजन वर्मा मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर, पराग छापेकर मौजूद हैं संजय दत्त के घर के बाहर, हमारे साथ निशात शम्सी हैं जो मुंबई के बारे में बता रहे हैं, हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ चुके हैं, प्रदीप सिंह जी और विनोद अग्निहोत्री जी। प्रदीप जी, ये फैसला हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा मुकदमा इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि पंजाब के बाहर आतंकवाद क्या होता है, एक आतंकवाद जिसमें पूरा देश हिल जाए, जिसमें देश की आर्थिक राजधानी की कमर तोड़ने की कोशिश की जाए, और आरडीएक्स क्या होता है ये पहली बार हिंदुस्तान ने जाना था। तो इस फैसले की क्या अहमियत आज आप देखते हैं? देखिए संजीव जी, अहमियत तो बहुत है, इसलिए कि पूरे सिस्टम पर सवाल उठे। जितनी बड़ी मात्रा में आरडीएक्स हमारी सीमाओं से अंदर आया तो हमारे कस्टम विभाग और दूसरी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उन पर सवाल उठा कि आखिर कैसे इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक देश में आ रहे हैं। एक दूसरा, किस तरह से पाकिस्तान के इशारे पर हमारे देश के लोगों ने, अपने देश के लोगों ने अपने ही देश के लोगों को मारने का षड्यंत्र किया, और ये जो इतना लंबा वक्त लगा है। प्रदीप जी, मैं आपको रोकूंगा। एक फैसला यहां पर आया है, याकूब मेनन जिनको फांसी की सजा सुनाई थी टाडा कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी याकूब मेनन की फांसी की सजा बरकरार रखी है। तो जो 12 लोगों को फांसी दी गई थी उसमें याकूब मेमन शामिल थे। याकूब मेमन की फांसी की सजा बरकरार रखी गई है। तो फैसला आना शुरू हो गया है, जैसा कि हम जानकारी दे रहे थे। प्रभंजन हमारे साथ हैं। जी प्रभंजन, बताएं। पहला जो फैसला है संजीव, वो आ गया है याकूब मेमन, जो टाइगर मेमन के परिवार के थे, टाइगर मेमन के भाई थे और इस पूरे मामले में शामिल थे। उनको जो फांसी की सजा दी गई थी उसको बरकरार रखा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो जो पहला हिस्सा है जजमेंट का, जिसमें उन लोगों की अपील पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने की थी और उसके बाद आज फैसला सुना रहा है, जिनको फांसी की सजा दी गई है उसमें याकूब मेमन शामिल हैं और उनकी जो सजा है उसको बरकरार रखा गया है। तो ये अभी खबर हम तक आई है। अब धीरे धीरे जो बाकी अक्यूज हैं जिनको फांसी की सजा दी गई है उस पर अब फैसला आ रहा है। जी, याकूब मेमन के बारे में मैं निशात शम्सी से जानना चाहूंगा। निशात, याकूब मेमन के बारे में क्या खबर है? बिल्कुल, देखिए संजीव जी, याकूब मेमन का रोल जो कॉन्स्पिरेसी से लेके इसे अंजाम तक पहुंचाने तक में सीधे तौर पर आया था। टाइगर मेमन का भाई ये पेशे से सीए था। जब सबसे पहले एक स्कूटर मिली थी वर्ली पासपोर्ट ऑफिस के बाहर और माटुंगा पुलिस थाने में जब उसकी जांच की गई थी तो पुलिस को वहां से एक सुराग मिला था और उसे तलाशते तलाशते जब टाइगर मेमन के अल हुसैनी बिल्डिंग में पहुंची थी तो वहां पर याकूब मेमन का नाम सामने आया था कि जो पूरी साजिश रची गई थी, जो कार जिसमें आर्टिस्ट लाया गया था वो याकूब मेमन का था और कहीं ना कहीं इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में याकूब मेमन भी अपने भाई के साथ शामिल था। और इसी को आधार मानकर सीधे तौर पर जो स्पेशल टाडा कोर्ट है उसने कन्विक्ट करते हुए डेथ सेंटेंस सुनाया था, जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा है। और कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जो मेमन फैमिली से बेहद अहम है याकूब मेमन का रोल इस पूरे 93 ब्लास्ट को लेकर, चूंकि जो लोग यहां से दुबई भेजे गए थे ट्रेनिंग के लिए या फिर यहां पर जो तैयारी की गई थी, इन तमाम बातों की जानकारी याकूब को थी। उसने कई जगहों पर जो पैसा फाइनेंस इकट्ठा करने
काटने का काम भी टाइगर के कहने पे किया था। तो ये तमाम चीजें जो थी जांच में सामने आया था। उसके बाद जो सीबीआई ने इस तमाम सबूतों को अदालत के सामने पेश किया और उसके बाद कोर्ट ने उस वक्त उसे सजा सुनाते हुए मौत की सजा सुनाई थी। और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हीं सबूतों को आधार मानते हुए उसकी जो मौत की सजा है, जो फांसी की सजा है, बरकरार रखी है। संजीव जी, फांसी की सजा बरकरार रखी है याकूब मेनन की। ये खबर जिस तरीके से हमको प्रबंधन ने और निशात ने पूरी जानकारी दी, प्रबंधन ने बताया कि टाइगर मेमन के भाई याकूब मेमन की फांसी की सजा बरकरार रखी गई है और निशात ने बनाया कि याकूब मेमन का रोल क्या था। हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री जी भी हैं। विनोद जी, जब मैं बात कर रहा था मुकुल सिन्हा जी से, वरिष्ठ वकील हैं, जब इस फैसले के बारे में, तो उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने एक सवाल उठाया था कि ठीक है, ये फैसला अपनी जगह है, फैसला है, इंसाफ हो रहा है, लेकिन अदालत को और लोगों को यह भी देखना होगा कि ये घटना क्यों हुई थी। वो इशारा कर रहे थे मुंबई बम धमाकों से पहले मुंबई में हुए दंगों की और श्री कृष्णा रिपोर्ट की, जिस पर आज तक कोई अमल नहीं हुआ। क्या कहेंगे आप? नहीं, निश्चित रूप से जो मुकुल ने सवाल उठाया है वो सवाल बहुत अहम है और मुझे लगता है कि दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो लोग बम धमाकों में शामिल थे उनके खिलाफ सजा उनको मिलनी चाहिए, इसमें कोई असहमत नहीं है। लेकिन ये भी जरूरी है कि बम धमाकों के पहले जो दंगे हुए थे और मुंबई के दंगों में जिस तरह से तबाही हुई थी, उसके बाद जो उनके दोषी थे और जो श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट है, उनको भी उसी तरह से उनके खिलाफ भी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि कम से कम वो जो जड़ है, खास करके जो आतंकवादी संगठन और अपराधी गिरोह जो है और माफिया गिरोह है, जिस तरह नौजवानों को गुमराह करके इस्तेमाल करते हैं, उनका जो राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं, 1984 के दंगों के बाद जिस तरह तमाम सिख नौजवानों को गुमराह किया गया था, उसी तरह 1992 के दंगों के बाद कई मुस्लिम नौजवान जो है उनको भी गुमराह करने की कोशिश की गई। तो ये दोनों चीजें जो है मुझे लगता है एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो है निश्चित रूप से जो सख्त फैसला है उस पर वो तो स्वागत योग्य होगा ही, लेकिन उसको भी देखना पड़ेगा। और मुझे लगता है विनोद जी, मैं आपको रोकूंगा। एक और खबर आई है, अगर हम अपने दर्शकों को बता दें कि याकूब मेनन के अलावा बाकी जो फांसी के आरोपी थे, सबकी सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया है। तो खबर यह आ रही है कि याकूब मेनन के अलावा कुल 12 लोगों को फांसी हुई थी, एक की मौत हो चुकी, 11 लोग थे, 11 में से एक याकूब मेनन की फांसी की सजा बरकरार रही है, बाकी 10 की फांसी की सजा उम्र कैद में बदल दी गई है। ऐसी खबर आ रही है। हमारे साथ विक्रांत यादव मौजूद हैं, जो अदालत में मौजूद थे। जी विक्रांत, बताइए। संजय, अभी कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 मिनट पहले अपना ये जजमेंट पहले पार्ट का खत्म किया है। पहले पार्ट में जितने फांसी की सजा जिनको मिली थी उन सभी मुलजिमों के केस थे। कुल 12 लोगों को निचली अदालत से फांसी की सजा मिली थी, जिसमें से एक की मौत हो चुकी है और बाकी 11 लोगों ने अपील की थी फांसी की सजा के खिलाफ। लेकिन कोर्ट ने सिर्फ याकूब मेनन की फांसी की सजा को छोड़ते हुए बाकी 10 मुलजिमों की जो फांसी की सजा थी उसको उम्र कैद में तब्दील कर दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा कि याकूब की भूमिका इस मामले में बहुत बड़ी थी, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी और उसे नकारा नहीं जा सकता। उसके दोष को देखते हुए उसके लिए फांसी की सजा उपयुक्त है। लेकिन बाकी के 10 आरोपियों जिनको निचली अदालत टाडा कोर्ट ने, विशेष टाडा कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी, उनकी सजा को कोर्ट ने उम्र कैद में तब्दील कर दिया। इसके अलावा कोर्ट ने जब अपना जजमेंट शुरू किया था तो शुरुआत में कोर्ट ने टेररिज्म को व्याख्यात किया। कोर्ट ने कहा कि टेररिज्म से बुरी तरीके से भारत जूझ रहा है और जिस तरीके से ये मामला था इसमें पाकिस्तान की भूमिका को लेकर भी कोर्ट ने सवाल उठाए। कोर्ट ने साफ कहा कि जो आरोपी थे उनको पाकिस्तान में ट्रेनिंग मिली, ISI ने उन्हें ट्रेनिंग दी। साथ साथ कोर्ट ने इंडियन कस्टम ऑफिशियल्स को भी इस मामले में काफी फटकार लगाई और कहा कि उनकी भूमिका भी सवालों के घेरे में है। अगर वो चाहते तो आरोपी हिंदुस्तान के अंदर दाखिल नहीं हो सकते थे। तो बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, हिंदुस्तानी एजेंसियों पर भी सवाल खड़े किए हैं, पाकिस्तान पे भी सवाल खड़े किए हैं, लेकिन राहत पहुंचाई है उन 10 लोगों को जो आरोपी तो हैं लेकिन जिन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी, जिनको की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ याकूब मेनन की फांसी की सजा को बरकरार रखा गया है। निशात शम्सी हमारे पास है, निशात का रिएक्शन हम लेंगे मुंबई से। निशात, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए संजीव जी, इसमें जो लोग बाकी के जो लोग थे उनकी भी कॉन्स्पिरेसी में बहुत ज्यादातर जो रोल था वो बहुत ज्यादा साफ हो चुका था। लेकिन अदालत ने इस मामले में उम्र कैद उनको दिया है। लेकिन जिस वक्त स्पेशल टाडा कोर्ट इस पूरे मामले में अपनी सुनवाई कर रही थी, तल्ख टिप्पणी करते हुए इन तमाम लोगों को डेथ सेंटेंस सुनाया गया था। कहा गया था कि सीधे तौर पर इन लोगों ने देश के खिलाफ वॉर छेड़ने की कोशिश की है। एक सोची समझी साजिश के तहत जो 2 लोग इस पूरे मामले में अहम आरोपी थे, टाइगर मेमन और दाऊद इब्राहिम
इब्राहिम जिन्हें कॉन्स्पिरेटर माना जाता है, उनके इशारे पे इन लोगों ने पूरी कॉन्स्पिरेसी रची। एक के बाद एक जो अलग अलग धमाके हुए हैं, वहां पर इन लोगों ने जानबूझकर सारी प्लांटिंग का काम किया, फाइनेंस और दूसरे लड़कों की ट्रेनिंग। तो ये तमाम लोग जो जिनको 12 लोग, खास तौर से जो 12 लोग थे जिनको डेथ सेंटेंस सुनाया गया था, तो इनका रोल बेहद अहम था उस मामले में, और उसी को आधार बनाकर अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई थी, जिसमें याकूब मेमन का नाम सबसे ऊपर आया था, जो मेमन फैमिली का इकलौता शख्स था जो सबसे पहले इस पूरे मामले में पकड़ा गया था। और उसके ही बयान के बाद जो 93 ब्लास्ट की जो पूरी कॉन्स्पिरेसी है वो सामने आई थी कि कैसे टाइगर मेमन ने दाऊद के इशारे पर यह पूरी साजिश रची और कैसे एक के बाद एक लोग जुड़ते गए और मुंबई में सिलसिलेवार बम धमाकों को अंजाम दिया गया। तो ये एक राहत हो सकती है उन 10 लोगों के लिए जिनको उम्र कैद में, ये जो मौत की सजा थी जिनकी उम्र कैद में तब्दील कर दी गई है, लेकिन याकूब मेमन के लिए जो ये मौत की सजा है वो बरकरार रखी गई है। जी, अब मैं प्रदीप सिंह के पास आना चाहूंगा, वरिष्ठ पत्रकार। प्रदीप जी, क्या कहेंगे आप? देखिए संजीव जी, कई सवाल इस मतलब घटना ने उठाए। आज तक 20 साल हो गए, लेकिन इसके मुख्य षड्यंत्रकारी दाऊद को भारत लाने में हमें कामयाबी नहीं मिली है। ये देश की जो है बहुत बड़ी हार मेरा मानना है कि है। देखिए, बार बार सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि पाकिस्तान का हाथ था, पाकिस्तान ने अच्छे पड़ोसी की भूमिका नहीं निभाई। हम भी आतंकवाद का जब नाम आता है पाकिस्तान का हाथ होने की बात करते हैं, उसके सबूत भी हैं। लेकिन सवाल यह कि हम अंदरूनी हालात सुधारने के लिए क्या कर रहे हैं? जो अपने देश में हो रहा है उसको ठीक करने के लिए क्या कर रहे हैं? क्या आरडीएक्स आना बंद हो गया है? क्या इस तरह के लोगों का देश में प्रवेश होना बंद हो गया है? क्या आतंकवादी अब आना बंद हो गए हैं? क्या हमारा सिक्योरिटी सिस्टम पहले से ठीक हो गया है? क्या हमारी न्याय व्यवस्था ऐसी हो गई है कि ऐसे लोगों को जल्दी और तत्काल इनका फैसला हो सके? ये सब सवाल है, बुनियादी सवाल है। हमको पहले अपना घर ठीक करना पड़ेगा। पहले जरूरत है क्या 1993 और आप 2008 की बात कीजिए, मुंबई में जब हमले हुए, उसके बाद से अब तक में कोई सुधार आया है व्यवस्था में? ऐसा लगता नहीं, क्योंकि आतंकवादी घटनाएं जिस तरह से एक के बाद एक होती रही हैं, 93 के बाद भी हर बार नजर आता है कि कहीं ना कहीं हमसे सुरक्षा व्यवस्था में चूक हुई है। इंटेलिजेंस मिलता है तो उसको बाकी लोगों से शेयर, स्टेट एजेंसी या दूसरी एजेंसी से शेयर नहीं किया जाता। एक एजेंसी को जो सूचना मिलती है वो दबाकर बैठी रहती है, उस पर आगे काम नहीं होता। हमारी जो लोकल इंटेलिजेंस की व्यवस्था है पूरी तरह चरमरा चुकी है। 20 साल में उसको सुधारने के लिए हमने कोई कदम नहीं उठाया। तो अपना घर ठीक किए बिना बाहर वाले को दोष देना ये अच्छी बात नहीं है। निश्चित रूप से पाकिस्तान का हाथ है, भारत में जो भी आतंकवाद हो रहा है उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन हम अपने स्तर पर अपने तय क्या कर रहे हैं? हमने अपनी व्यवस्था सुधारने के लिए कानून में जो परिवर्तन किए हैं, नई संस्थाएं बनाई हैं, उनसे क्या फायदा मिला है? आप अभी हैदराबाद के ही ब्लास्ट को देख लीजिए। यहां से इंटेलिजेंस थी, यहां तक स्पेसिफिक थी कि 2 जगह हैदराबाद शहर के 2 इलाके हैं जहां विस्फोट हो सकता है। जिन लोगों ने ये जानकारी दी वो जेल में हैं, उनसे पूछताछ के दौरान ये जानकारी मिली, फिर भी हम इस घटना को रोक नहीं सके। जी, तो इसके लिए तो आप पाकिस्तान को दोषी नहीं ठहरा सकते। बिल्कुल, आपने बिल्कुल वाजिब सवाल उठाए। हम अपने दर्शकों को बता दें कि 1993 के मुंबई बम धमाकों पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया। इस वक्त की ताजा खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने याकूब मेनन की फांसी की सजा बरकरार रखी है। बाकी फांसी पाए 10 लोगों की सजा बदलकर उम्र कैद कर दी गई है। याकूब मेमन इस मामले के मुख्य आरोपी टाइगर मेमन का भाई है। इस मामले पर 6 चरणों में फैसला आएगा। पहले चरण में फांसी की सजा पर फैसला सुना दिया गया है। 12 लोगों को फांसी की सजा हुई थी, जिसमें से एक की शख्स की मौत हो चुकी है। 11 लोग अभी जीवित हैं। याकूब मेनन की फांसी की सजा बरकरार रखी गई है। उसे मेन कॉन्स्पिरेटर, साजिशकर्ता माना गया। मुख्य साजिशकर्ता टाइगर मेमन और दाऊद इब्राहिम के साथ उसकी फांसी की सजा बरकरार रखते हुए बाकी 10 लोगों की फांसी की सजा रद्द करके उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। उनकी सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया है। तो यह पहला चरण था फैसले का जो अभी आया है। अब दूसरे चरण में उन लोगों के फैसले पर फैसला सुनाया जाएगा जिनको उम्र कैद की सजा मिली है, यानी कि जिन लोगों को मुंबई ब्लास्ट में उम्र कैद की सजा निचली अदालत ने दी थी। सुप्रीम कोर्ट अब यह तय करेगा कि वाकई जो उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई वो सही है या उसमें कमी की जानी चाहिए या उसमें किसी और किस्म के बदलाव की जरूरत है।
ये दूसरा चरण होगा और इसके बाद तीसरे चरण में उन लोगों की अपील पर फैसला सुनाया जाएगा जिनको 3 से 10 साल की सजा सुनाई गई है। उसके बाद चौथे चरण में सीबीआई जिन लोगों को बरी कर दिया गया, सीबीआई ने जिनके खिलाफ अपील की है, उन पर फैसला आएगा और आखिर में आर्म्स एक्ट के तहत जिन पर मामला दर्ज किया गया है, जिसमें संजय दत्त भी शामिल हैं, उन पर फैसला आएगा। तो ये एक सिलसिला है। प्रभंजन वर्मा सुप्रीम कोर्ट के बाहर हमारे साथ मौजूद हैं। प्रभंजन, फैसला हमने सुना, पहला चरण कंप्लीट हो गया है। पहले चरण के बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है संजीव कि सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया है तो वो सब सर्वमान्य है और कई चीजों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाता है। अगर टाइगर मेमन के भाई को, याकूब मेमन को फांसी की सजा बरकरार रखी गई है तो जाहिर है वो मुख्य कॉन्स्पिरेटर को सुप्रीम कोर्ट ने उसको माना है और जो कॉन्स्पिरेसी रची गई थी जिस तरह से दाऊद इब्राहिम के इशारे पर, और टाइगर मेमन उसके मुख्य खिलाड़ी थे। टाइगर मेमन का दूसरा भाई जो अयूब मेमन है, ये दोनों प्रोक्लेम ऑफेंडर हैं, देश से भाग चुके थे, और जो याकूब मेमन है वो तीसरा एक और भाई था जो मेन कॉन्स्पिरेटर था जिसने साजिश रची थी, तो उसको फांसी की सजा बरकरार रखी गई है। बाकी जो आरोपी थे, बाकी जिनको फांसी की सजा हुई थी, निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने एक एक करके उनके केस को सुना है और कहीं ना कहीं कोर्ट को ऐसा लगा कि कई कारण हो सकते हैं। अगर हम आमतौर पर कानूनी प्रक्रिया को देखें तो कोर्ट एक एक करके ये देखता है कि क्या किसी फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है कोई, क्या मजबूरी में इस साजिश में उसको शामिल होना पड़ा, क्या किसी दबाव में शामिल होना पड़ा। इस तरह के तमाम पैमाना होता है, पैरामीटर्स होता है जिस पर सुप्रीम कोर्ट एक एक करके सुनवाई करती है, एक एक करके उसको देखती है। और सुप्रीम कोर्ट को आज ये लगा है कि जो बाकी 10 जो आरोपी हैं जिनको फांसी की सजा हुई थी, उनको फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए, उम्र कैद की सजा होनी चाहिए, और यही सेंटेंस अवार्ड किया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो फांसी की सजा को अगर हम एक बहस के तौर पर भी देखें संजीव, तो एक बड़ी बहस इस देश में है कि क्या फांसी की सजा दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। तो इसका भी एक रिफ्लेक्शन इसमें पढ़ा जा सकता है। लेकिन ये बात तो बिल्कुल साफ है कि 10 लोगों को अब उम्र कैद होगी और जो एक याकूब मेमन जिसकी सजा बरकरार रखी गई है उसको फांसी दी जाएगी। विनोद जी, प्रदीप जी जो बात कर रहे थे कि ठीक है आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, मुंबई बम धमाकों में हम लोग खुश हो जाएंगे कि इंसाफ मिल रहा है, लेकिन एक सच्चाई भी है कि बम धमाके इस देश में लगातार हो रहे हैं, रुके नहीं हैं। हम जहां थे 1993 में आज भी वहीं हैं और ये कह सकते हैं हालात बदतर ही हैं, बेहतर नहीं है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। प्रदीप जी की बात से को ही आगे बढ़ाता हूं कि हम लोग बार बार बात करते हैं कि हम सुपर पावर बनने जा रहे हैं, हम 21वीं सदी में विश्व की सबसे बड़ी ताकत बन जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे शहर, यहां तक राजधानी दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, ये कोई भी शहर महफूज नहीं है। आज की तारीख में आप ये नहीं कह सकते कहीं भी कि आप सुरक्षित हैं। अभी हैदराबाद के बम विस्फोट इसका ताजा उदाहरण है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो है कि जिस तरह से लोग अभी जम्मू कश्मीर में, आपने श्रीनगर में देखा जिस तरह से फिदायीन हमला, सीआरपीएफ कैंप पे हमला हुआ और जिस तरह से 5 जवान शहीद हुए, तो कहीं ना कहीं हम पाकिस्तान को दोष तो दे देते हैं, लेकिन ठीक है, पाकिस्तान या आईएसआई या वहां बैठे हुए आतंकवादी संगठन वो अपना जो एजेंडा है उसको उसके तहत काम करेंगे, लेकिन हम अपने घर को कितना मजबूत कर रहे हैं। अब हमारे यहां सबसे बड़ी समस्या क्या है? केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में जो अविश्वास है। केंद्र सरकार अगर एनसीटीसी बनाने की बात करती है तो राज्यों को उसमें दिक्कत होती है, और केंद्र सरकार की मंशा को लेकर के भी कई तरह के सवाल उठते हैं कि आप एनसीटीसी आतंकवाद से लड़ने के लिए बना रहे हैं या राज्यों पर नकेल कसने के लिए बना रहे हैं। तो ये आतंकवाद वाले जैसे मुद्दे पर भी हम सहमति नहीं बना पाते, हम कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं डेवलप कर पाते जिसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग हो। एनडीए सरकार के जमाने में मैं विनोद जी आपको रोकना चाहूंगा। खबर आ रही है कि 17 लोगों की जो उम्र कैद की सजा थी सुप्रीम कोर्ट ने उसको बरकरार रखा है। 17 दोषियों की उम्र कैद की सजा बरकरार रखी गई है, ये खबर आ रही है। यानी कि दूसरा चरण सुना दिया का जो फैसला का इंतजार हम कर रहे थे वो फैसला आ चुका है। पहले फांसी की सजा पाए लोगों का फैसला आया, अब उम्र कैद वालों का फैसला आया। 17 जो दोषी थे उनकी उम्र कैद की सजा बरकरार रखी गई है। यानी कि निचली अदालत के फैसले को जस का तस सुप्रीम कोर्ट ने कायम रखा है। ये खबर हमारे पास आ रही है। विक्रांत यादव हमारे साथ हैं। विक्रांत, बताइए अदालत ने क्या कहा? देखिए संजीव, इस मामले में 20 लोगों को उम्र कैद की सजा टाडा कोर्ट ने सुनाई थी। उन 20 में से
2 आदमियों की मौत हो चुकी है और बाकी 18 ने यहाँ पर अपील की थी, जिसमें से एक HIV पीड़ित है। तो कोर्ट ने सिर्फ उसकी लाइफ सेंटेंस हटा दी है और बाकी जो 17 एक्यूज हैं उनकी उम्र कैद की सजा बरकरार रखी है। तो इस मामले में जिन लोगों को निचली अदालत से हम ये कह सकते हैं कि उम्र कैद की सजा मिली थी, उनमें से 2 जो आरोपी गुजर चुके हैं और एक जो HIV पीड़ित था, उन तीनों को छोड़ करके बाकी 17 के 17 आरोपियों की उम्र कैद की सजा बरकरार रखी है। इसमें कोई और ऑब्जर्वेशन भी दिया कोर्ट ने इन लोगों के मामले में? देखिए, कोर्ट ने संजीव जी जो शुरुआत में अपना जब जजमेंट दिया था तो कोर्ट ने काफी लंबी चौड़ी ऑब्जर्वेशन दी थी और ये कहा था कि ये जो ऑब्जर्वेशन पार्ट है ये पूरे जजमेंट का एक समान है और ये पूरे में के लिए मान्य रहेगा। अब कोर्ट पार्ट्स में सजा सुना रहा है, क्योंकि पहले पार्ट में उसे उन लोगों को सुनानी थी जिन्होंने फांसी के खिलाफ अपील की थी, दूसरे में जिन्होंने अपनी उम्र कैद की सजा के खिलाफ अपील की थी, तीसरे पार्ट में एक्यूज में जिनकी सजा उम्र कैद से कम थी उनकी सजा पर अब आएगा फैसला, चौथे में जो स्टेट्स और दोनों की अपीलों पर अब फैसला आएगा और सबसे आखिर में जो छठे पार्ट में संजय दत्त समेत जो जिन आरोपियों पर आर्म्स एक्ट के तहत केस लगा उनका केस आएगा। तो कोर्ट ने जो अपना ऑब्जर्वेशन जो जॉइंट ऑब्जर्वेशन था वो शुरुआत नहीं दिया और कहा कि अभी जब इन लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई तो कहा कि इनकी भूमिका जो थाना कोर्ट ने लिखी है, कोर्ट ने जिस तरीके से देखी है वो एकदम सही है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है, लिहाजा इनकी उम्र कैद की सजा बरकरार रखी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारा विक्रांत हमको जानकारी देने के लिए। तो आपको एक बार फिर से बता दूं मैं कि जो 20 लोग थे जिनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी उनमें से 2 की मौत हो चुकी, 18 लोग जीवित हैं। 18 में से 17 दोषियों की उम्र कैद की सजा को जस का तस रखा गया है। सिर्फ एक जो पीड़ित है, जो एक HIV पीड़ित शख्स है जो आरोपी था, उसकी सजा को सुप्रीम कोर्ट ने मानवीय आधार पर घटा दिया है। एक दोषी को मानवीय आधार पर थोड़ी रियायत दी गई है, उसकी उम्र कैद की सजा को कम कर दिया, लेकिन बाकी 17 जीवित लोगों की उम्र कैद की सजा बरकरार रखी गई है। यानी कि 17 लोग ये और 10 लोग जिनको फांसी की सजा से उम्र कैद किया था, कुल 27 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई है और एक शख्स याकूब मेमन को फांसी की सजा अभी तक सुनाई गई है। तो इतना फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ चुका है। एक दोषी को क्योंकि वो HIV पीड़ित था इसलिए उसकी उम्र कैद की सजा को कम कर दिया गया है। इस वक्त की ये खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोषी युवा और गरीब थे और 20 साल से बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है। तो इस तरीके की खबरें हमारे पास आ रही हैं। प्रभंजन वर्मा हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। जी प्रभंजन। संजीव, जो दूसरे हिस्से का फैसला आया है उसमें यह साफ है कि जो कॉन्स्पिरेसी एंगल सुप्रीम कोर्ट को दिखा है, टाडा कोर्ट ने जो फैसला किया था उसको पूरी तरह से लगभग बरकरार रखा है। एक शख्स जिसको मानवीय आधार पर छोड़ा गया है उसकी बात अलग है, लेकिन 2 लोगों की ट्रायल के दौरान मौत हो गई थी। बाकी 17 जो मामले थे उन सब की सजा बरकरार रखी है सुप्रीम कोर्ट ने। तो कहीं ना कहीं जो टाडा कोर्ट का जो फैसला था, जो स्पेशल कोर्ट का फैसला था, वो अपने स्टैंड करता हुआ दिख रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हीं सबूतों के आधार पर अपना फैसला सुनाया है। जो मेन ऑब्जर्वेशंस थे सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआत में ही दे दिए थे। कॉन्स्पिरेसी कैसे हुई थी, किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से सीमा पार से इस पूरे ऑपरेशन को एड किया गया था, कैसे पाकिस्तान की ISI ने इन लोगों को ट्रेनिंग दी थी और किस तरह से कॉन्स्पिरेसी में ये लोग शामिल थे। तो ये सारे ऑब्जर्वेशंस पहले आ गए हैं। तो अब ऐसा लग रहा है कि एक एक करके जो हर पार्ट का जजमेंट आ रहा है अब थोड़ी थोड़ी देर में हमको मिलने लगेगा। बहुत तेजी के साथ जजमेंट आ रहे हैं। हम चलेंगे मुंबई में हमारे 2 सहयोगी निशात शमसी मौजूद हैं और पराग छापेकर संजय दत्त के घर। पराग, फैसला आना शुरू हो चुका है, 2 चरण पूरे हो चुके हैं। संजय दत्त का फैसला छठे चरण में है। क्या हलचल है संजय दत्त के घर के बाहर? देखिए, कुछ अभी जो उनकी फिल्म के डायरेक्टर भी रहे और उनके काफी करीबी दोस्त रहे रूमी जाफरी, वो अभी आए हैं। तो कहीं ना कहीं संजय जी, संजय दत्त जो है वो इंडस्ट्री में दोस्तों के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, बहुत उनको लोग प्यार करते हैं। तो जब उन्हें उस समय भी सजा हुई थी तो बॉलीवुड सदमे में था। उसी तरह से अब अभी जितना डरे हुए संजय दत्त है उतना ही उनके दोस्तों को भी उनकी चिंता है। तो जाहिर तौर पर यहाँ पर लोगों का आना जाना थोड़ा सा सिलसिला शुरू होगा, क्योंकि संजय दत्त किसी इस पूरी आशंका के चलते कहीं बाहर नहीं निकल रहे हैं। अंदर पूरी शांति, लेकिन दोस्तों का आना जाना शुरू हो जाएगा, शुरू हो गया है। अब देखिए अभी जिस तरह से फैसला आता है यहाँ पर कौन कौन आना शुरू होता है ये अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। लेकिन जिस तरह से उनकी बात हुई है वो वाकई एक डरे हुए है कहीं ना कहीं कि क्या उनके भविष्य का फैसला होता है। संजय जी, क्या उनके भविष्य का फैसला होता है? निशात शमसी, 2 चरण पूरे हो चुके हैं,
फैसले के उम्र कैद और फांसी की सजा पर फैसला हो चुका है। आपके पास कुछ मुंबई के लोगों के रिएक्शंस आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए संजीव जी, लोग निराश जरूर है इस बात को लेकर। देखिए कि जो लोग 12 लोग जो थे इस पूरे मामले में जिनको फांसी की सजा सुनाई गई थी, ये वो लोग थे जिन्होंने सीधे तौर पर प्लांट का काम किया था। स्कूटर प्लांट हुआ था जो, या फिर जहां किसी जगह पे भी धमाके किए गए थे वहां पे जो प्लांटर्स थे ये वो 12 लोग थे, सिर्फ याकूब मेमन को छोड़कर। बाकी जो उम्र कैद जिन लोगों को सुनाई गई थी वो कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे और साथ में इनके साथ गए, वहां पर गए थे और प्लांटिंग का काम करने वाले थे। तो सीधे तौर पर उनको इस बात निराशा जरूर है कि इन लोगों की सीधे तौर पर इन्वॉल्वमेंट सामने आने के बावजूद भी ठीक से इसको पूरे मामले को अदालत में पेश नहीं किया जा सका। शायद इसका फायदा हो रहा है कि इन लोगों को इनकी जो सजा थी उससे थोड़ी नरमी मिल रही है। हालांकि उनको इस बात की भी शिकायत है कि याकूब को छोड़कर पूरा मेमन फैमिली इस पूरे ब्लास्ट में सीधे तौर पर शामिल था। उनकी गिरफ्तारी के लिए सरकार या सीबीआई ने कभी कोई कोशिश नहीं की। अभी भी कई ऐसे पीड़ित हैं जो अस्पताल में हैं या पूरी तरह से डिसेबल्ड हो गए हैं और वो चाहते हैं कि अगर वाकई में जो सही आरोपी हैं, जो दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होती, उनको सजा मिलती तो थोड़ा इंसाफ उनको मिलता, ऐसा जरूर होता। लेकिन अब जिस तरह से फैसला आ रहा है याकूब को छोड़कर बाकी जो दूसरे लोगों में थोड़ी नरमी आई है, कहीं ना कहीं इस बात को लेकर निराशा जरूर है उन लोगों में। जी, निराशा जरूर है। प्रदीप जी, 2 चरण का फैसला आ चुका है, अदालत ने फैसला सुना दिया है। जो फैसला सुनाया उसमें कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है। तो ऐसा लगता है कि जो इन्वेस्टिगेशन थी मुंबई पुलिस की और अदालत ने, टाडा कोर्ट ने जिन सबूतों को देखा था, उन सबूतों और उस कार्रवाई के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भरोसा जताया है पूरी तरीके से। बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले की जो भी जांच हुई उसमें मुंबई पुलिस को जो है एक तरह से उसकी प्रशंसा करनी चाहिए कि उनसे जितना संभव था देश के अंदर इन्वेस्टिगेशन में जितनी अच्छी तरीके से, एफिशिएंट तरीके से हो सकता था उन्होंने करने की कोशिश की है। लेकिन मेरा सवाल संजीव जी फिर वही है कि इस ब्लास्ट के दोषी ब्लास्ट के बाद कई दिनों तक ये सिलसिला चला, इस देश से बाहर कैसे गए? क्या उसके लिए जो लोग दोषी थे उनमें से किसी को सजा मिली? देखिए, सिस्टम तब सुधरता है जब कानून का डर पैदा हो। तो अगर आप कानून का डर नहीं पैदा करेंगे, जो लोग जिम्मेदार हैं, जो गलती करते हैं, जो जानबूझ के कर रहे हैं, जो मिलीभगत से कर रहे हैं, आज भी अगर मुंबई शहर में दाऊद का साम्राज्य चल रहा है तो उसको चलाने वाले मुंबई में बैठे हैं। तो वो लोग कौन हैं? क्यों हमारी पुलिस, क्यों हमारी पैरामिलिट्री फोर्स, सरकार उनके खिलाफ कुछ क्यों नहीं करती है? कैसे दुबई में बैठा हुआ या पाकिस्तान में बैठा हुआ एक शख्स मुंबई में जो चाहता है वो होता है? जी प्रदीप जी, आप सही कह रहे हैं। मैं अभी कुछ देर पहले मुकुल सिन्हा साहब से बात कर रहा था, उन्होंने भी सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा जब इसका फैसला आ रहा है वो स्वागत योग्य है, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि आखिर ये घटना हुई क्यों थी। उसके पहले जो दंगे हुए थे, क्या उनमें से किसी को सजा हुई है? तो सवाल तो इस देश में बहुत सारे हैं जिनके जवाब हमें खोजने, अगर हम अपने अंदर झांक के देखने लगेंगे तो कहीं ना कहीं पाएंगे कि वाकई हमने कुछ भी नहीं किया है। विनोद जी शायद इस बात से सहमत होंगे। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, जब तक आप बीमारी की जड़ पे प्रहार नहीं करेंगे, उसकी जड़ को खत्म नहीं करेंगे, तो बीमारी को लेकर के आप खाली जो है टेम्पररी इलाज करते रहें और उसको, तो उससे बात नहीं बनेगी। एक तरफ आपको अपना सुरक्षा तंत्र, अपना खुफिया तंत्र मजबूत करना पड़ेगा, न्याय प्रणाली त्वरित न्याय हो। बंबई के जो है विस्फोट का फैसला अगर 20 साल बाद आएगा तो निश्चित रूप से वो सारा उसका मतलब जो है वो हो जाता है। तो इसे न्याय प्रणाली में सुधार करना पड़ेगा कि तुरंत त्वरित सुनवाई और त्वरित स्थानीय अदालत से फैसला हो, उसके बाद ऊंची अदालतें समयबद्ध तरीके से फैसला दें। और इसके अलावा जो राज्यों और केंद्र सरकार के बीच में एक समन्वय होना चाहिए कि अगर हैदराबाद, आंध्र प्रदेश की पुलिस को सूचना दी जाती है तो उस पर एक्शन ले, उस पर उस हिसाब से कार्रवाई करे। अब ये एक दूसरे के सिर पर आप ठीकरा फोड़ते रहे कि साहब हमको सूचना समय पर नहीं मिली और इंटेलिजेंस मिला, एक्शनेबल इंटेलिजेंस नहीं मिला, ये नहीं मिला, इससे बात नहीं बनेगी। और जिस तरह प्रदीप जी इशारा कर रहे हैं कि क्या वजह है कि देश के बाहर बैठा हुआ कोई शख्स, चाहे कितना भी बड़ा वो माफिया या तंत्र वाला क्यों हो, वो उसके लोग तो देश के अंदर हैं, आप उसके तंत्र को क्यों नहीं नष्ट करते? आज 9/11 का विस्फोट हुआ अगर न्यूयॉर्क में, उसके बाद पूरे अलकायदा के तंत्र को नष्ट कर दिया अमेरिका ने। ये उनकी, हम ठीक है भारत की तुलना अमेरिका से भले न करें, लेकिन जब आप सुपर पावर बनने की बात करते हैं तो सुपर पावर खाली आप आर्थिक क्षेत्र में नहीं बनेंगे, आपको हर क्षेत्र में बनना पड़ेगा। आपको वैसा ही खुफिया तंत्र, वैसा ही जो है सुरक्षा तंत्र, वैसा ही पुलिस, वैसी ही व्यवस्थाएं, वैसी ही न्याय प्रणाली आपको विकसित करनी पड़ेंगी। और
उसके लिए राजनीतिक सहमति बनानी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात राजनीतिक सहमति बनानी पड़ेगी। और इस वक्त की जो मैं आपको बता दूं, अब तक सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, उन्होंने कहा है दाऊद इब्राहिम इसमें सबसे बड़ा साजिशकर्ता था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसने टाइगर मेमन के साथ मिलकर ये पूरी साजिश रची, इसमें आईएसआई का सहयोग था, पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी उसका सहयोग था, दाऊद धमाकों में पूरी तरीके से मददगार रहा है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान एक अच्छा पड़ोसी नहीं रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जो 10 लोग थे जिनको फांसी की सजा सुनाई थी, उनकी फांसी की सजा को बदलकर उम्र कैद में कर दिया और साथ ही 17 उम्र कैदियों की सजा को को बरकरार रखा है। तो दाऊद धमाकों में पूरी तरीके से मददगार रहा, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। दाऊद इब्राहिम सबसे बड़ा साजिश करता है, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फौरन वापस आएंगे। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ लगातार बने रहेंगे और हम आपको बता दें चलते चलते कि आप IBN 7 ब्रेकिंग न्यूज को ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।